हेलो गारुडेरियंस, कैसे हैं आप सब। तो वेस्ट एशिया में जो टेंशन बढ़ रही है उसने इंडियन स्टॉक मार्केट में एक तूफान सा ला दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी की हर एक परत को खोलकर देखेंगे। सोचो 2 मार्च 2026 मार्केट सुबह खुलता है और निफ्टी 50 पर ये नंबर फ्लैश होता है -1.24%। ये बस एक आंकड़ा नहीं था, ये वो पहला झटका था जिसने ट्रेडिंग फ्लोर्स से लेकर हम सबके मोबाइल स्क्रीन्स तक एकदम सन्नाटा फैला दिया। तो चलिए इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सबसे पहले मार्केट को यह झटका कितना गहरा लगा वो देखेंगे, फिर उस जियोपॉलिटिकल ट्रिगर को समझेंगे जिसने ये सब शुरू किया। उसके बाद ये रिस्क एक छोटी सी चिंगारी से आग की तरह कैसे फैला, कौन से सेक्टर्स इसकी चपेट में आए और किसको इससे फायदा हुआ। और हाँ, आखिर में 2027 के लिए मार्केट का आगे का रास्ता क्या हो सकता है। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, ये जो गिरावट थी ये कोई मामूली प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी, ये एक बहुत गहरे डर का नतीजा था, जहां स्क्रीन पर हर तरफ बस लाल रंग ही दिख रहा था। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। निफ्टी 50 तो 1.24% नीचे था ही, पर असली कहानी वो निफ्टी ऑटो और निफ्टी मिड कैप 100 में छिपी है। ये 2.20% और 1.58% तक गिर गए। और जब मिड कैप्स इस तरह से गिरते हैं ना, तो समझ जाइए कि रिटेल इन्वेस्टर्स में डर का लेवल बहुत ही ज्यादा है। तो सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या। इस मार्केट वाइड पैनिक की जड़ थी वेस्ट एशिया में तेजी से बिगड़ते हालात, और इसका ट्रिगर पॉइंट दुनिया के सबसे जरूरी ट्रेड रूट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का बंद हो जाना। और स्क्रीन पर यह कोट इस पूरी सिचुएशन की गंभीरता को बिल्कुल साफ दिखाता है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। दुनिया का 20% तेल और एलएनजी यहीं से गुजरता है। इसका बंद होना मतलब ग्लोबल इकोनॉमी की मेन आर्टरी पर प्रेशर डालना, और भारत जैसे देश के लिए तो ये एक सीधा इकोनॉमिक खतरा था। तो ये तो हुई ट्रिगर की बात। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जियोपॉलिटिकल चिंगारी स्टॉक मार्केट में आग की तरह फैली कैसे, और इसका सबसे सीधा रास्ता था क्रूड ऑयल की कीमतें। तो सबसे जरूरी बात यहां यह है कि इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब हम तेल के लिए पूरी तरह से दुनिया पर निर्भर हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, क्रूड ऑयल की कीमत में अगर सिर्फ $10 की भी बढ़ोतरी होती है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 0.5% तक बढ़ जाता है, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई वो 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स ऊपर चली जाती है। ये चार्ट दिखाता है कि खतरा कितना बड़ा हो सकता था। अगर ये झगड़ा लंबा खिंचता तो $80 पर बैरल का तेल आसानी से $120 या सबसे खराब हालत में $150 तक भी पहुंच सकता था। इंडिया की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए ये एक रेड अलर्ट था। और कहानी सिर्फ तेल पर ही खत्म नहीं होती, ग्लोबल ट्रेड की पूरी सप्लाई चेन ही हिल गई। वॉर रिस्क इंश्योरेंस के दाम आसमान छूने लगे। इंडिया से यूरोप तक शिपिंग का टाइम 20 दिन से बढ़कर 34 दिन हो गया, क्योंकि जहाजों को अब पूरा अफ्रीका घूमकर जाना पड़ रहा था। और माल ढुलाई के खर्चे वो 6 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। ऐसे क्राइसिस में मार्केट हमेशा दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ वो कंपनीज होती हैं जो इस तूफान में सबसे ज्यादा अफेक्ट होती हैं, और दूसरी तरफ वो जो इस उथल-पुथल को एक अपॉर्चुनिटी में बदल देती हैं। तो लूजर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर थी एविएशन इंडस्ट्री। सिंपल है, क्रूड ऑयल महंगा तो जेट फ्यूल महंगा, और इंडिगो का शेयर 6% से ज्यादा गिर गया। पेंट कंपनीज का रॉ मटेरियल भी क्रूड से जुड़ा है, तो उन पर भी प्रेशर आ गया। ऑटो सेक्टर पर तो डबल मार पड़ी, एक तो महंगाई से डिमांड कम होने का डर, और दूसरा इनपुट कॉस्ट बढ़ने का। और हाँ, जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ईरान का मार्केट बंद होना एक बहुत बड़ा झटका था। इसके अलावा वो कंपनीज जिनकी मिडल ईस्ट में सीधी मौजूदगी है, वो भी इन्वेस्टर्स के निशाने पर आ गईं। L&T, जिसके जीसीसी देशों में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसका स्टॉक 5% से ज्यादा टूट गया। अदानी पोर्ट्स ने साफ किया कि इजराइल में उनका हाइफा पोर्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट के डर ने स्टॉक को 3.43% नीचे खींच लिया। और आईटी सेक्टर, उसके लिए तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। एक तरफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से क्लाइंट्स प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने में देरी कर रहे थे, और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल थ्रेट है वो तो पहले से ही उन पर मंडरा रहा था। लेकिन जैसा कहते हैं, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, और स्मार्ट मनी हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। पैसा तेजी से डिफेंस स्टॉक्स की तरफ गया। उम्मीद ये थी कि बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन से सरकार और ज्यादा ऑर्डर्स देगी।
जब भी डर का माहौल होता है, इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ भागते हैं। इससे गोल्ड फाइनेंसर्स को फायदा हुआ और जाहिर है ओएनजीसी जैसी अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज के लिए तो बढ़ती कीमतें सीधे सीधे ज्यादा रेवेन्यू का मतलब थीं। तो ये तो हुई अभी की बात, लेकिन अब यहां से आगे क्या? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट की अगली चाल तय करेंगे? फिस्कल ईयर 2027 के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं जिन पर नजर रखनी होगी। पहला, क्रूड ऑयल। क्या इसकी कीमत 95 से $110 की क्रिटिकल रेंज के नीचे रहती है? दूसरा, ट्रेड। क्या नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बढ़ती एनर्जी कॉस्ट को बैलेंस कर पाएंगे? तीसरा, मॉनेटरी पॉलिसी। क्या महंगाई के डर से आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट्स को रोक देगा? और चौथा, टेक्नोलॉजी। क्या आईटी सेक्टर एआई को एक खतरे की जगह एक अपॉर्चुनिटी में बदल पाएगा? और अंत में एक सवाल जो हर इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए। इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में जहां एक देश का संकट पूरी दुनिया के मार्केट को हिला सकता है, वो कौन से सेक्टर्स हैं जो असल में ऑल वेदर हैं, यानी हर मौसम में मजबूत बने रहते हैं? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धर्मो रक्षति रक्षितः।